हमने पिछले भाग में देखा कि बाई निंगबिंग मेरे कमरे में नशे के धूत में आ पहुंची और मैंने उसका नशा उतारने के लिए उसके लिए सूप बनाया। बहन, उठो, थोड़ा सूप पी लो। तभी उसने आधी नींद में तुम्हारा नाम धीरे से पुकारा। नशे में उसका स्वभाव हमेशा बहुत नरम हो जाता था और तुमने भी धीरे से जवाब देते हुए उसे प्यार से कहा, मैं यहीं हूं बहन, लेकिन हां, मुझसे दूर भागने की सोचना भी मत, वरना टांगे तोड़ दूंगी। उसकी ये धमकी सुनकर आप हंस भी रहे थे और चिढ़ भी रहे थे। आपने सोचा, नशे में धुत होने के बाद भी इस लड़की की हिम्मत तो देखो, मुझे धमकी दे रही है। खैर, जैसे तैसे आपने उसे हैंगओवर उतारने वाला सूप पिलाया। रात के 2 बज चुके थे, तो आपने ज्यादा जहमत नहीं उठाई और उसे बेडरूम में ले जाने के बजाय सोफे पर ही कंबल उड़ाकर सोने दिया। अगली सुबह पर्दों से छनकर धूप सीधे बाई निंगबिंग के चेहरे पर पड़ रही थी। उसने अपने ऊपर कंबल देखा तो थोड़ी हैरान रह गई। जब उसने आसपास नजर दौड़ाई, तब जाकर उसे समझ आया कि वो आपके कमरे में है। रात की धुंधली यादें उसके दिमाग में घूमने लगीं, जिससे उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने चोरी छिपे आपकी तरफ देखा, जो कल की थकान की वजह से अभी भी बिस्तर पर घोड़े बेचकर सो रहा था। तभी बाय निंगबिंग के फोन की घंटी बजी। उसके असिस्टेंट शियाओकिंग का कॉल था। मैडम, मिस्टर लियू आपके साथ बिजनेस डील के लिए मीटिंग का टाइम मांग रहे हैं, निंगबिंग ने ठंडे लहजे में कहा। वो अभी भी शैलो बेबिला खरीदना चाहता है ना? मुझे नहीं पता था कि उसे अपनी उस व्हाइट मूनलाइट से इतना लगाव है। उसे साफ मना कर दो कि हमें कोई डील वील नहीं करनी। उसे धीरे धीरे तरपाने से अच्छा था कि एक ही बार में उसका पत्ता काट दिया जाए। निंगबिंग को अच्छे से पता था कि लियू परिवार इस वक्त कितनी बड़ी मुसीबत में है। अगर उन्हें कोई नया इन्वेस्टर नहीं मिला तो उनका आधा बिजनेस डूब जाएगा और लियू खानदान सड़क पर आ जाएगा। जब आप सुबह सोकर उठे और ब्रश करने बाथरूम गए, तो शीशे में खुद को देखकर आपके होश उड़ गए। आपके होंठ अच्छे खासे सूजे हुए थे। तभी आपको याद आया कि कल रात नशे में बाय निंगबिंग ने आपको काट लिया था। आपकी चीख निकल गई, भाई, ये लड़की तो एकदम जंगली है। जब आप तैयार होकर नीचे आए, तो निंगबिंग ने आपको घर के अंदर ही मास्क पहने देखा। उसने हैरान होकर पूछा, अरे, घर में मास्क क्यों लगा रखा है? अब आप उसे सच तो बता नहीं सकते थे, इसलिए आपने अपनी शर्मिंदगी छुपाने के लिए एक फीकी सी हंसी हंस दी। मुझे भूख नहीं है, मैं पहले कंपनी जा रहा हूं। आप जाने के लिए मुड़े, लेकिन बाय निंगबिंग पीछे से घुर्राई, रुको, चलो चुपचाप आकर खाना खाओ। भूख नहीं है का क्या मतलब है? इंसान हो तो खाना ही पड़ेगा, न खाने का कोई बहाना नहीं चलेगा। आपका बिल्कुल भी मन नहीं था, क्योंकि खाना खाने का मतलब था मास्क उतारना, और मास्क उतरते ही बाय निंगबिंग के सामने आपका भांडा फूट जाता। अगर उसने पूछ लिया कि ये क्या है, तो आप क्या जवाब देते? आपको ऐसे हिचकिचाते देख बाय निंगबिंग ने अपनी भौहें चढ़ाईं। क्या हुआ? चाहते हो कि मैं खुद आकर तुम्हें घसीटते हुए ले जाऊं? अभी उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि वो आपकी तरफ बढ़ने लगी। उसके लंबे लंबे पैर इतनी तेजी से चले कि जब तक आपका दिमाग कुछ समझ पाता, बाय निंगबिंग आपके ठीक सामने खड़ा थी। उसने बिना कुछ सोचे समझे आपकी कलाई पकड़ी और सीधे डाइनिंग टेबल की तरफ खींचने लगी। आपकी सांसें अटक गईं। मास्क के पीछे छुपा आपका चेहरा शर्म के मारे एकदम टमाटर जैसा लाल हो गया। आह, छोड़ो मुझे, मैं खुद चल सकता हूं। आपने हाथ छुड़ाने की कोशिश की। बाय निंगबिंग ने आपकी तरफ देखा और बोला, चलो, अब जाकर अकल आई। मुझे तो लगा था कि पिछले कुछ सालों में तुम बहुत बड़े बागी बन गए हो, बाहर अपनी मर्जी से बेकाबू घूमते रहते हो। ये सुनकर आप और भी पानी पानी हो गए। आपने मनी मन सोचा, कैसी बगावत भाई। ऐसा लगता है कि इतने साल घर से दूर रहने के बाद भी सब आपको आज भी वही पुराना जिद्दी बागी बच्चा ही समझते हैं। बाय निंगबिंग ने आपके कंधों को पकड़कर आपको कुर्सी पर बैठाया और रौब से ऑर्डर दिया, अपना मास्क उतारो। इस बार आपकी इतनी हिम्मत नहीं हुई कि उसकी बात टाल सकें, इसलिए आपने चुपचाप अपना मास्क हटा दिया। बाय निंगबिंग ठीक आपके सामने बैठ गई। जैसे ही आपने मास्क उतारा, उसकी नजर सीधे आपके उन सूजे हुए होठों पर गई। उसने अपनी आंखें सिकोड़ी और पूछा, तुम्हारे होठों को क्या हुआ है? ये सवाल सुनते ही कल रात का वो जबरदस्त सीन आप दोनों के दिमाग में फ्लैशबैक की तरह दौड़ गया। बाय निंगबिंग की आंखों की चमक और गहरी हो गई
और आपके होंठ डर के मारे कांपने लगे। मुझे नहीं पता। आपने हकबकाते हुए कहा। आप में इतनी हिम्मत कहां थी कि आप उसके मुंह पर बोल दे? कल रात तुमने ही तो मुझे किस किया था। क्या पता वो नशे में सब भूल गई हो। ये सोचकर ही आपको डर लग रहा था। नहीं पता। बाय निंगबिंग ने अपनी नजरें आप पर गड़ा दी, मानो वो आपके आर पार देखने की कोशिश कर रही हो। आपने अपनी थूक गटकते हुए एक सफेद झूठ बोल दिया। शायद मुझे किसी कीड़े ने काट लिया है। जैसे ही आपने कीड़े का नाम लिया, डाइनिंग रूम का माहौल एकदम से बदल गया। सन्नाटा ऐसा छा गया मानो कोई तूफान आने वाला हो। माहौल इतना डरावना हो चुका था कि आपकी बाय निंगबिंग की तरफ आंख उठाकर देखने की भी हिम्मत नहीं हो रही थी। और उधर बाय निंगबिंग बस आपको एक टक घूरे जा रही थी। उसकी नजरें बहुत कुछ कह रही थी। अपने लाल होठों को हल्का सा खोलते हुए उसने फिर पूछा, तो क्या वो कीड़ा तुम्हें बहुत परेशान कर रही है? ये सुनते ही आप वहीं के वहीं जम गए। उसके इस डबल मीनिंग डायलॉग का मतलब आपको अच्छे से समझ आ चुका था। आपने नजरें उठाकर बाय निंगबिंग की तरफ देखा, लेकिन उसकी आंखों के भाव पर पाना आपके बस की बात नहीं थी। परेशान कर रहा है। आप बुरी तरह हकलाने लगे। अपनी जान बचाने के लिए आपने झट से अपना सिर नीचे झुकाया और कटोरी में रखा दलिया फटाफट निगलने लगे। आपको खुद अंदाजा नहीं था कि शर्म के मारे आपका चेहरा उबले हुए झींगे की तरह लाल टमाटर हो चुका था। आपकी यह हालत देखकर बाय निंगबिंग की आंखों में छुपा प्यार और भी गहरा हो गया। आपने जैसे तैसे तलपते तलपते अपना नाश्ता खत्म किया और वहां से 9-2-11 हो गए। आपकी फुर्ती देखकर ऐसा लग रहा था मानो कोई चोर चोरी करके भाग रहा। जैसे ही आप बाहर भागे, यहाली बाहर से आ रही थी और वो सीधे आपसे टकरा गई। उसने तुरंत आपका वो लाल लाल चेहरा नोटिस कर लिया। वो अंदर आई और उसने बाय निंगबिंग से सवालिया नजरों से पूछा, अरे, सुबह सुबह ऐसा क्या कह दिया तुमने उसे जो उसका चेहरा इतना लाल हो गया? अपने भाई से क्या बातें चल रही हैं तुम्हारी? क्या तुम सच में जानना चाहती हो? बाय निंगबिंग ने यानली की तरफ एक ऐसी ठंडी और गहरी नजर से देखा कि यानली की भी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। उसकी वो डरावनी नजरें देखकर यानली के दिल की धड़कनें तेज हो गईं। उसने तुरंत अपने दोनों हाथ हवा में हिलाते हुए कहा, नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं जानना भाई, मैं तो बस ऐसे ही पूछ रही थी। बाई निंगबिंग ने अपने सामने रखा दूध का ग्लास उठाया, एक घूंट लिया और सीधे मुद्दे पर आते हुए कहा, चलो बताओ, तुम मुझसे किस सिलसिले में मिलने आई हो? काम की बात आते ही यानली का मजाकिया मूड एकदम गायब हो गया और वो सीरियस होकर बोली, दरअसल मू परिवार ने मुझसे कांटेक्ट किया है। वे चाहते हैं कि मैं उस मू बाईचुआन का इलाज करूं। और बॉस, इस काम के लिए उन्होंने जो फीस ऑफर की है ना, वो वाकई बहुत मोटी रकम है। दरअसल बाय निंगबिंग को अच्छे से पता था कि आप ही मू परिवार के असली वारिस हो। कायदे से तो अपने असली बेटे को पाकर आपके माँ बाप को खुश होना चाहिए था, लेकिन भाई, किसे पता था कि पूरा का पूरा मू खानदान ही विलन निकलेगा। अब असली और नकली बेटा एक साथ तो रह नहीं सकते थे, तो उन जालिमों ने अपने सगे बेटे को ही लात मारकर बाहर निकाल दिया। अब सब कुछ आप पर निर्भर करता है बहन। उन्हें उनकी औकात दिखा दो और सब कुछ साफ कर दो। बाय निंगबिंग का लहजा एकदम बर्फीला था। यह सुनकर यान ली की पलकें हल्की सी फड़क उठीं। सीधे सीधे कहे गए ये शब्द किसी को भी पूरी तरह से निराश करने के लिए काफी थे। निंगबिंग ने कहा, मू परिवार के नखरे झेलने से अच्छा है कि हम उनसे मिलने से साफ मना कर दें। वैसे भी आपका रवैया तो उनसे मिलने से इनकार करने से कहीं ज्यादा खतरनाक है। बाय निंगबिंग के होठों पर एक क्रूर और ठंडी मुस्कान आ गई। पिछले 2 सालों में उन लोगों ने शियाओ गे को बहुत तरपाया था। अब उन्हें सबक सिखाना ही था कि घमंड ही इंसान को ले डूबता है। वैसे बाय निंगबिंग के मुंह से घमंड बर्बादी लाता है जैसी बात सुनना किसी मजाक से कम नहीं था, क्योंकि पिछले 2 सालों में एफ देश के अंदर खुद बाय निंगबिंग से बड़ा अहंकारी और कोई था ही नहीं। यान ली ने अपना फोन निकाला और खुलकर हंसते हुए बोली, ठीक है, मैं समझ गई। तुम्हारा मकसद उन्हें पूरी तरह से बर्बाद और निराश करना ही है ना? उधर लियू सुयुन को तुरंत यान ली के असिस्टेंट का फोन आया, जिसने सीधे शब्दों में कह दिया, प्रोफेसर यान ली, मरीज का इलाज करेंगे या नहीं, यह पूरी तरह से मिस्टर मू के मर्जी पर डिपेंड करता है।
क्या? ये सुनते ही लियू सुयुन के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो शुरू से ही इस पूरी सिचुएशन से बचना चाहती थी, इसीलिए उसने चुपके से यान ली से कांटेक्ट करने की कोशिश की थी, ताकि शायद कोई उम्मीद की किरण दिख जाए। पर किसे पता था कि उसे ऐसा करारा झटका लगेगा। सामने वाले के लहजे से साफ था कि यान ली और आपके बीच कोई बहुत गहरा और करीबी रिश्ता है। लियू सुयुन का दिल पूरी तरह टूट चुका था। उसने रोते हुए मन ही मन सोचा, इसका मतलब तो साफ है, ये मू बाईचुआन के लिए सीधे सीधे मौत की सजा है, क्योंकि वो अच्छी तरह जानती थी कि आप मू बाईचुआन को बचाने के लिए कभी हां नहीं कहेंगे। आपका रवैया इतना खतरनाक और सख्त था कि अब किसी भी तरह की उम्मीद की कोई गुंजाइश ही नहीं बची थी। बगल में बैठी मू युल्लू को देखते ही लियू सुयुन थर थर कांपने लगी। उसे यकीन हो गया था कि यान ली वाकई भाई मू यानी आपसे बहुत अच्छे से वाकिफ हैं। ये सब देखकर मुयुलू का चेहरा एकदम उतर गया। वो सोचने लगी, आखिर ये भाई मू कितने बड़े बड़े लोगों को जानते हैं। इतने ऊंचे रसूख और रईस बैकग्राउंड वाले लोग भला इन्हें कैसे जान सकते हैं। जल्दी करो, रुयान को फोन लगाओ, अभी के अभी लियू रुयान से बात करो। लियू सुयुन ने कांपती हुई आवाज में चिल्लाकर कहा। भाई मू के इस बदले हुए रूप का क्या मतलब था? इसके अंजाम के बारे में सोचकर ही वो पागल हुई जा रही थी। लियू सुयुन गुस्से से आग बबूला थी। कल रात फैंग मान ने उसे जो वार्निंग दी थी, उसके बाद से वो पूरी तरह लाचार हो चुकी थी। अब मजबूरी में उसे मुयुलू से कहना पड़ा कि वो लियू रुयान को फोन मिलाए। इस बीच लियू रुयान आपकी कंपनी के मेन गेट पर खड़ी थी। जैसे ही मू युलू का फोन आया और उसने पूरी बात सुनी, रुयान की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसे अपनी कानों पर भरोसा नहीं हो रहा था। इस बात में अब कोई शक नहीं था कि यान ली के साथ आपकी वाकई बहुत तगड़ी और गहरी दोस्ती थी। हमें एकदम पक्की खबर मिली है रुयान, बाईचुआन की जान बचेगी या नहीं, ये अब पूरी तरह से भाई मू के सिर्फ एक इशारे पर डिपेंड करता है। फोन पर मू युलू की आवाज इतनी सीरियस थी कि लियू रुयान का चेहरा डर के मारे काला पड़ गया। आखिर यान ली के साथ इसका क्या कनेक्शन है? यान ली जैसी बड़ी डॉक्टर इसके सामने क्यों झुकेगी? पक्का इन दोनों के बीच कुछ तो गड़बड़ चल रही है। लियू रुयान का चेहरा गुस्से से तमतमा उठा था। वो सोचने लगी, पहले वो यान ली, फिर जिन जियांग तियान चेंग की वो हाईफाई औरत। आखिर इस भाई मुंह के आसपास कितने लोग घूम रहे हैं? गुस्से और जलन ने लियू रुयान के दिमाग पर पूरी तरह कब्जा कर लिया था। उसके मन में पुरानी बातें घूमने लगीं कि कैसे वो आपके बिना रह नहीं सकती थी। लेकिन अब आपके इस ठंडे और बेरुखे रवैये को देखकर वो तिलमिला उठी। वो इस बात को पचा ही नहीं पा रही थी कि आप अब उससे बिल्कुल भी प्यार नहीं करते। तभी मू युलू की चीखने की आवाज ने उसके दिमाग के दही को रोका। रुयान, फालतू बातें छोड़ो, इधर बाईचुआन की हालत पल पल बिगड़ती जा रही है। अगर ये दोनों बड़े डॉक्टर टाइम पर यहां नहीं पहुंचे तो हम बाईचुआन को हमेशा के लिए खो देंगे और ये नुकसान हम बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। लियू रुयान को अच्छे से पता था कि आगे क्या होने वाला है। मू बोचुआन बिना इलाज के तड़प तड़प कर मर जाएगा। अपने फायदे और नुकसान का पूरा हिसाब लगाने के बाद लियू रुयान ने खुद को संभाला और फोन पर बोली, ठीक है, मैं समझ गई, मैं इसका कोई ना कोई रास्ता निकालती हूं। यह कहकर उसने फोन काट दिया। ठीक उसी पल आपकी एंट्री होती है। आप अपनी चमचमाती एस्टन मार्टिन कार से कंपनी की बिल्डिंग के सामने उतरते हैं और अपनी लेडी ड्राइवर को कुछ समझाने के लिए पीछे मुड़ते हैं। यह पूरा नजारा लियू रुयान अपनी आंखों से देख लेती है। आपकी वो हंसती हुई मुस्कान उसे चापलूसी जैसी लगती है और जलन के मारे उसका खून खौल जाता है। जैसे ही आप बिल्डिंग के अंदर जाने के लिए मुड़े, अचानक गेट पर लियू रुयान को देखकर आपके कदम वहीं थम गए। लियू रुयान आपको इस कदर घूर रही थी मानो उसकी आंखों से निकलने वाली गुस्से की आग आपको अभी जिंदा जलाकर राख कर देगी। तभी आपको याद आया कि आज सुबह आपके फोन पर कई अनजान नंबरों से मिस्ड कॉल्स आई थीं। जाहिर है उनमें से कुछ कॉल्स इसी लियू रुयान की थीं। भाई मुंह, तुम्हें थोड़ी भी शर्म नहीं आती? मेरी पीठ पीछे और कितनी औरतों के साथ चक्कर चला रहे हो तुम? लियू रुयान सबके सामने गुस्से से चिल्लाई। आप तो पहले से ही उससे चिढ़े हुए थे और उसका ये फालतू का ड्रामा देखकर आपका पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया।
आप बिना कुछ सोचे समझे आगे बढ़े और खींचकर उसके चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ रसीद कर दिया। कितनी औरतें हैं मेरी, हां? और तुम होती कौन हो मुझे इस तरह डांटने वाली? हालांकि सुबह की रश आवर वाली भीड़ खत्म हो चुकी थी, फिर भी सड़क पर आते जाते कई लोग रुककर तमाशा देखने लगे। उस करारे थप्पड़ से लियू रुयान का चेहरा गुस्से और शर्म के मारे नीला पड़ गया। उसने दांत पीसते हुए आपको घूरा और चिल्लाई, भाई मुंह! और जोर से चिल्लाओ, चिल्लाओ! आपने बिना रहम खाए उसे एक और थप्पड़ जड़ दिया, इस बार सीधे दूसरे गाल पर। 2 थप्पड़ खाने के बाद जब लियू रुयान की बोलती बंद हो गई, तो आप सीना तानकर अपनी बाहें सिकोड़कर उसके सामने खड़े हो गए और कड़क आवाज में बोले, क्या तुम पूरी तरह पागल हो गई हो? क्या तुम्हारा दिमाग ठिकाने नहीं है? पूरे शहर को अच्छे से पता है कि हमारा ब्रेकअप हो चुका है, हमारी सगाई टूट चुकी है, फिर भी तुम किस हक से मुंह उठाकर यहां आई हो? आखिर चाहती क्या हो तुम मुझसे? मेरे पास कितनी औरतें हैं या मैं किसके साथ घूमता हूं, इससे तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? क्या तुम प्रशांत महासागर हो जो पूरी दुनिया का ठेका लेकर बैठी हो? पुलिस? लियू रुयान का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया, लेकिन आपकी कंपनी का इलाका होने की वजह से उसकी ज्यादा चू-चू करने की हिम्मत नहीं हुई, पर आपने भी उसे संभलने का एक मौका नहीं दिया। आप तो मानो मशीन गन लेकर बैठ गए थे और अपनी बातों की गोलियां ताबड़तोड़ बरसाने लगी। लियू रुयान के मुंह से एक शब्द नहीं निकला, वो बस फटी आंखों से आपके चलते हुए मुंह को देखती रह गई। तभी अचानक उसकी नजर आपके चेहरे पर टिक गई। रुको एक मिनट, तुम्हारे होंठ इतने सूजे हुए क्यों लग रहे हैं? लियू रुयान ने एक ही झटके में सुराग पकड़ लिया। क्या हुआ है तुम्हारे होठों को? उसकी आंखों में जलन और शक की आग भड़क उठी। क्या तुम दोनों कल रात एक साथ सोए थे? अरे ओए, अपना ये बकवास मुंह बंद रखो। तुम्हारा दिमाग ना एकदम गंदगी से भरा हुआ है। आपने बिना सोचे समझे सीधे लियू रुयान को एक लात जमा दी, लेकिन इस बार वो अलर्ट थी, तो फुर्ती से पीछे हटकर बच गई। इस ड्रामे के ठीक 10 मिनट बाद लियू रुयान आपके पीछे पीछे अकड़ती हुई आपकी कंपनी के अंदर घुस आई। ऑफिस को देखकर कोई भी बता सकता था कि कंपनी में भारी पैसा लगा है। भले ही स्टार्टअप नया था, पर सेटअप इतना तगड़ा था कि सालाना 70 लाख का प्रॉफिट तो इसके लिए बाएं हाथ का खेल था। आपकी सेक्रेटरी यांग नान लियू रुयान के लिए कॉफी लेकर आई, लेकिन केबिन का माहौल इतना गर्म देखकर वो बिना टाइम वेस्ट किए दबे पांव वहां से खिसक गई। आपने अपनी बाहें सिकोड़ी और लियू रुयान को एकदम ठंडे लहजे में घूरते हुए कहा, जो बकवास करनी है जल्दी बोलो, वरना अभी सिक्योरिटी को बुलाकर तुम्हें धक्के मारकर बाहर निकलवा दूंगा। लियू रुयान ने अपना वही पुराना घमंडी और बेरुखा एटीट्यूड दिखाया और बोली, इस 2 कौड़ी की कंपनी को अभी की अभी बंद करो और उस औरत से अपने सारे रिश्ते तोड़ लो। क्या मतलब है तुम्हारा? आपने एक एक शब्द पर जोर देते हुए पूछा। आपकी आंखों में हैरानी साफ थी। जो कहा वही मतलब है। ना तो लियू परिवार और ना ही मुंह परिवार ये चाहता है कि तुम मार्केट में अपनी ये घटिया कंपनी खोलकर पूरे समाज के सामने हमारे खानदान की नाक कटवाओ। लियू रुयान का घमंड फिर से सिर चढ़कर बोल रहा था। ये सुनकर आप गुस्से के मारे हंस पड़े। अच्छा, तो तुम्हारी प्लानिंग ये है कि मैं अपनी कंपनी बंद कर दूं और तुम मुझे एक पालतू जानवर की तरह अपने टुकड़ों पर पालो, है ना? वो जो तुम 20,000 महीना फेंकने की बात करती हो ना, वो किसी छोटे मोट गांव जिले में गुजारा करने के लिए काफी हो सकता है, लेकिन इस महंगे और हाई फाई शहर में उस चिल्लर की कोई औकात नहीं है। लियू रुयान ने चिढ़कर हवा में हाथ हिलाया और बोली, अपनी तुलना हमेशा बाई चुआन से करना बंद करो। तुम्हारी और उसकी कोई बराबरी नहीं है। क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? मेरी सगाई टूटने का मुंह बोचवान से कोई लेना देना नहीं है। लियू रुयान, मैं तुम्हारी असलियत अच्छे से जान चुका हूं। यह सुनते ही लियू रुयान का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसकी आंखें इतनी खूंखार हो गईं, मानो वो आपको अभी कच्चा चबा जाएगी। वो चिढ़कर चिल्लाई, तो ठीक है ना, मैं तुमसे शादी कर लूंगी। मैं तुम्हें लियू परिवार का दामाद बना दूंगी। अब तो खुश हो? आप उसे फटी आंखों से देखते रह गए। आपने मन ही मन सोचा, भाई क्या 2 थप्पड़ खाते ही इस लड़की का स्क्रू ढीला हो गया है? ये बौरा गई है क्या? तुम तो हमेशा से मुझसे शादी करना चाहती थी ना?
क्या यही तुम्हारा सपना नहीं था? इस मोड़ पर लियू रुयान सब कुछ भूल चुकी थी। उसके अंदर का ईगो चीख चीख कर कह रहा था कि ये लड़का सिर्फ और सिर्फ उससे ही शादी करेगा और उसे कोई नहीं रोक सकता। आप अपना सिर पकड़कर बोले, मुझे तो लगा था कि तुम यहां मू बाईचुआन की जान बचाने के लिए मुझसे भीख मांगने आई हो, लेकिन तुम तो यहां शादी के सपने बुन रही हो। ये औरत पक्का पागल हो चुकी है। मू बाईचुआन का नाम सुनते ही लियू रुयान को जोर का झटका लगा और वो होश में आई। हाँ, वो तो यहां मू बाईचुआन की गिरती तबीयत के सिलसिले में बात करने आई थी। आखिर यान ली और जिन यांग ही तो मू बाईचुआन की आखिरी उम्मीद थे। होश में आते ही लियू रुयान ने तुरंत अपना वही पुराना कड़क लहजा अपनाया और बोली, ठीक है, सीधे मुद्दे पर आते हैं। यान ली और जिन यांग को मेडिकल टीम में शामिल करने के लिए तुम्हारी क्या शर्तें हैं, बताओ। ये देखकर आपके चेहरे पर एक शातिर मुस्कान आ गई। हाँ, अब आई ना तुम असली औकात पे। यही तो वो असली वजह है जिसके लिए तुम मेरे सामने खड़ी हो। आपने आराम से टेबल से पानी का ग्लास उठाया, एक घूंट लिया और बोले, अभी थोड़ी देर पहले तक तो तुम मुझे इतनी धमकियां दे रही थी और अब अचानक गिड़गिड़ाने लगी। लियू रुयान ने अपनी आंखें सिकोड़ी। वो समझ गई थी कि आप अब पुराना सारा हिसाब किताब चुकता करने के मूड में हैं। तुमने मेरे कमाने का जरिया छीन लिया, मार्केट में मेरे लिए नौकरी ढूंढना नामुमकिन कर दिया। मुझे अच्छे से पता है कि अगर आज हमारे बीच डील फाइनल नहीं हुई तो तुम्हारा अगला कदम मुझे मेरी ही कंपनी से धक्के मारकर बाहर निकलवाना होगा, है ना? लियू रुयान ने एकदम ठंडे और तल्ख लहजे में अपनी पलकें उठाईं। जरा एक नजर डालो इस पर। आपने शांत होकर पूछा। लियू रुयान चिढ़ते हुए बोली, तो आखिर तुम चाहते क्या हो? मैं क्या चाहता हूं? जब तुम जानती हो कि मेरी ये अपनी कंपनी है तो तुम्हें यह भी पता होना चाहिए कि मैं साल का कितना मोटा पैसा छापता हूं। तुम जैसे रईस लोगों की आदत हो गई है कि हर चीज पर पैसा फेंको और फिर उसी पैसे की धौंस दिखाओ। सच कहूं तो यह बेहद मजाकिया है। यह सुनकर लियू रुयान का चेहरा और भी उतर गया, मानो वो गुस्से में किसी भी वक्त फट पड़ेगी। आपने बात जारी रखते हुए कहा, मैं साल के लाखों करोड़ों कमाता हूं, जिससे मैं जो चाहूं जब चाहूं खरीद सकता हूं। मैं कोई ऐसा आवारा लड़का नहीं हूं जो औरतों के टुकड़ों पर पले या अपनी औकात से बाहर की चीजों के पीछे भागे। तो तुम्हें क्या लगता है कि मुझ में किस चीज की कमी है, प्रेसिडेंट लियू? आपके इन शब्दों ने लियू रुयान की बोलती बंद कर दी। जो लोग हर मसले को पैसे के दम पर सुलझाने के आदी होते हैं, उन्हें ऐसे ही झटके लगते हैं। ठीक इस वक्त लियू रुयान का भी यही हाल था। वो आपकी बात काटने के लिए एक शब्द भी नहीं ढूंढ पा रही थी। तभी लियू रुयान की आंखों में एक अजीब सी चमक आई, मानो उसने कोई बहुत बड़ा फैसला ले लिया हो। वो अकड़ कर बोली, तुम उन दोनों बड़े डॉक्टरों को तुरंत बाईचुआन की इलाज टीम में शामिल करवाओ, और मैं वादा करती हूं कि मैं मू बाईचुआन से अपने सारे रिश्ते हमेशा के लिए तोड़ दूंगी। अब बताओ, क्या तुम यही नहीं चाहते? आपने अपना कॉफी का कप नीचे रखा। आपको उसकी ये बात पहले से भी ज्यादा बकवास और फालतू लगी। ये देखकर लियू रुयान गुस्से से पागल हो गई। तो फिर तुम आखिर चाहते क्या हो? उसके बात करने के तरीके से ऐसा लग रहा था मानो उसने दुनिया का सबसे बड़ा त्याग कर दिया हो। और अब अगर आपने उसकी बात नहीं मानी तो आप बहुत मतलबी और एहसान फरामोश कहलाओगे। आपने बड़े आराम से मेज पर रखी एक कुकी उठाई और उसका एक टुकड़ा खाते हुए कहा, मुझे तुम्हारी किसी भी कीमत पर कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारा गुस्सा 7वें आसमान पर रहता है। तुम मेरे साथ हमेशा बुरा बर्ताव करती हो और तुम्हारे दिल में तो पहले से ही कोई और बसा हुआ है। जब मैं साल के लाखों करोड़ों खुद कमाता हूं तो मुझे अपने लिए कैसी